नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 के सेशन को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य कि आज का जो यह सेशन होने वाला है, मूलतः अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के पार्ट 1 का सेशन होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत हम लोग भारत और पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान में प्राप्त विभिन्न सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों का अवलोकन करने का प्रयास करेंगे। सेशन एनसीईआरटी के ऊपर आधारित होने वाला है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन के एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर आधारित है। बुक काफी अच्छी है और 6 to 12 स्टैंडर्ड के बुक को हमेशा बोला जाता है कि किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा, चाहे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस का, या फिर एसएससी हो, या फिर बिहार दरोगा और झारखंड दरोगा से संबंधित जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बुक काफी अच्छी और सारगर्भित बनाई गई है अरिहंत प्रकाशन की ओर से। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसे एक बार आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इस पब्लिकेशन के बुक की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों को मिला करके इसे तैयार किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें प्लस पॉइंट दिया गया है कि तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस का जो नोट्स है उसे भी इसे शामिल करने का इस बुक में प्रयास किया गया है। और स्टूडेंट्स के लिए काफी ही सुलभ और सहज ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता की खोज की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि सिंधु सभ्यता की खोज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका पता सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में लगा था और इसे भारत के प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है, पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम नगरीय क्रांति की दर्जा किसे दी जाती है, तो हमारा सिंधु घाटी इस सभ्यता को दिया जाता है। यद्यपि भारत में द्वितीय नगरीकरण का भी दौर आया था, वो हम आगे चर्चा करेंगे वैदिक काल, और उसके बाद आने वाले सेशन में हम लोग उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थल पर इस सभ्यता के होने की जानकारी दी। अब हुआ कुछ यूं था कि पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे किनारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक रेलवे लाइन का निर्माण करने की बात कही गई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चार्ल्स मैसन को भेजा जाता है कि आप वहां पर जाकर के देखिए कि वहां पर क्या वस्तुस्थिति है, क्या क्या वहां पे रेल लाइन वगैरह बिछाई जा सकती है। तो चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी कि वहां पर कुछ ऐसे ईंटें पड़ी हुई हैं जिसका उपयोग काफी लंबे समय से वहां निवास करने वाले निवासियों के द्वारा की जाती है। तो उसी दरमियान इन्हें लगा कि हो ना हो कहीं यह किसी प्राचीन या किसी भी प्रकार की सभ्यता के अवशेष यहाँ पर हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम लोग, तो सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी और 1875 ईस्वी की बात करेंगे तो 1875 में इसे सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज की थी। और अगर हम लोग बात करें तो भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को जानते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें कि कनिंघम के द्वारा जब इसकी खोज की गई थी तो कनिंघम ने मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों का प्रयोग करके इस सभ्यता का खोज करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद विभिन्न पुरातत्वविद आते हैं और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में कुछ मोहरों की खोज की गई और बताया गया कि इस स्थल में एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष विद्यमान है। उसी के क्रम में अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई की और वहां से कुछ अवशेष प्राप्त करने का प्रयास किया। और उन्होंने बताया कि हड़प्पा के साथ साथ एक अन्य स्थल है जो कि मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये आपका कुछ अवशेषों की प्राप्ति हुई है। और यहाँ अनुमान लगाया गया है कि दोनों ही पूरा स्थल जो है वह एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग माने गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं खोजों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये पता चला कि 1924 ईस्वी में जब सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक जनरल नियुक्त करके भारत भेजा जाता है तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी क्षेत्र में एक नवीन सभ्यता की खोज की जिसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया और बताया गया यह जो सभ्यता थी समकालीन मेसोपोटामिया जो कि आपका इराक में स्थित है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की यह समकालीन सभ्यता थी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे
तो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा यहाँ पर आकर के खुदाई कार्य किया जाने लगा। और जॉन मार्शल की जब बात करेंगे तो भारत में कार्य करने वाले यह पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे जो कि यूनान और क्रीट में भी उत्खनन कार्य कर चुके थे। यानी यूनान और क्रीट में अपने द्वारा किए गए अन्वेषण के अनुभव को भारत ला करके यहाँ पर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई प्रारंभ की थी। वहीं 1944 ईस्वी की बात करेंगे तो आर.ई.एम. व्हीलर जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए जाते हैं तब इन्होंने इस समस्या का एक निदान किया कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के स्थान पर टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना आवश्यक है और तब जाकर के हम लोग इस क्षेत्र की खुदाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के विदेशी विशेषज्ञ भारत और विदेश के विशेषज्ञों के द्वारा संयुक्त रूप से उत्खनन कार्य किया गया और इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया। यदि कार्बन 14 डेटिंग पद्धति की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इस विधि से संयुक्त घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण करने का प्रयास किया गया और बताया गया कि इस सभ्यता का जो कालखंड था वह 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की अवधि का माना गया। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है कि कार्बन डेटिंग या C14 पद्धति के आधार पर यह बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल था। तो 2350 से लेकर के 1750 और इस अवस्था को सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित काल माना जाता है, जिसके अंतिम समय में हम लोग इस सभ्यता के पतन के तत्व दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इस सभ्यता के कालखंड को अलग अलग रूप से निर्धारित करने का प्रयास किया है। इसे इस बॉक्स में हम लोग देख सकते हैं। मार्टिमर व्हीलर की बात करेंगे तो इन्होंने 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक की तिथि का निर्धारण किया है और इनका कहना है कि इस कालखंड तक सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम अवस्था में आ चुकी थी। एम.एस. वस्त ने इसे 3500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व माना है। सर जॉन मार्शल के द्वारा इसे 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व माना गया है। डीपी अग्रवाल ने 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की अवधि के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना है। इसी प्रकार डेल्स मैके और फेयर सर्विस के द्वारा इसे कालों का निर्धारण किया गया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के चरणों की बात करेंगे तो मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो इस सभ्यता के तीन चरणों में इसे विभाजित किया जाता है। एक पहला चरण था जो कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे हम लोग जानते हैं और ये लगभग 3300 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी। और इस कालखंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कालखंड में प्रारंभिक कृषि कार्य का विकास हम लोग देखते हैं और उसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने द्वितीय चरण में पहुंचती है तो उस कालखंड में व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ कृषि का भी विकास देखा जाता है, जिसके कारण यह एक शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो गई। और कालांतर में देखते हैं कि जब समकालीन सभ्यताओं का विनाश होता है, जब तीसरे चरण की हम लोग बात करते हैं तो उस कालखंड में देखते हैं कि इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो चुका था और इसका संपूर्ण रूप से पतन जो है तृतीय चरण में होता है। अब प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, इसके प्रारंभिक चरण की, तो यह चरण हकरा घाटी से संबंधित है और यह घग्गर हकरा नदी घाटी के रूप में भी इसे पहचाना जाता है। इस चरण की बात करेंगे तो केंद्रीकृत प्राधिकरण और शहरीकृत जीवन शैली की गुणवत्ता शैली के रूप में इस कालखंड में विकास हुआ और कोटदीजी जो है इस चरण का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक हड़प्पा चरण के प्रमुख स्थल की पहचान किस स्थल के रूप में की गई है, तो वह आपका कोटदीजी स्थल है। वहीं हम लोग बात करेंगे परिपक्व हड़प्पा काल का, तो इस कालखंड में इस सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष रूप में हमें दिखाई देती है। व्यापार और वाणिज्य का अत्यधिक विकास हुआ था और इसकी अवधि अगर हम लोग देखें तो 2600 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अपने परिपक्व स्वरूप में पहुंच चुकी थी, ऐसा विद्वानों का मानना है। और इस सभ्यता के महत्वपूर्ण बृहद केंद्रों की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में और लोथल भारत में इसका विकास हम लोग देखते हैं। ये तीन स्थल परिपक्व हड़प्पा चरण के स्थल के माने जा सकते हैं जो कि 2600 से लेकर के 1900 बीसी के कालखंड में इनका विकास हम लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा चरण हम लोग उत्तर हड़प्पा चरण के रूप में जानते हैं, जिसे कि 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व की अवधि का माना जा सकता है। और इस कालखंड के दौरान
सिंधु घाटी सभ्यता में क्रमिक पतन के अंश या उसके संकेत जो है हमें दिखाई देने लगते हैं, और यह संकेत 1800 बीसी के आसपास से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और 1700 बीसी की बात करेंगे तो 1700 बीसी तक अधिकांश शहरी केंद्र वहां के निवासियों के द्वारा छोड़ दिए गए थे, और यह जो केंद्र छोड़े गए थे इसके कारण अलग अलग स्थानों के अलग अलग कारणों में देखा जा सकता है। यद्यपि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न तत्वों को बाद की विभिन्न संस्कृतियों में भी हम लोग देखते हैं, और इन केंद्रों को हम लोग उत्तर हड़प्पा नगर की संज्ञा देते हैं। और इस चरण की बात करेंगे तो इस दौरान जो प्रमुख बस्तियां थी उनमें काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के रंगपुर की बात करते हैं, और दूसरा रोजदी की बात करते हैं। ये दो प्रमुख उत्तर हड़प्पा चरण के प्रमुख बस्तियों के रूप में जाने जाते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं की हम लोग बात करते हैं तो दो तीन सभ्यताओं के नाम आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से इनके अवशेष प्राप्त होते हैं इन सभ्यताओं के, और इन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों ही सभ्यताओं में आपस में परस्पर संपर्क था, तभी एक दूसरे की वस्तुएं अलग अलग जगहों पर प्राप्त होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिस्र की सभ्यता की, और यह नील नदी की घाटी में इसका विकास हुआ था। और इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था तो मिस्र में पिरामिडों का निर्माण किया गया था, और मिस्र अपने पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। इसी समय इराक में दजला और फरात नदियों के मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, और दजला और फरात नदियों को हम लोग यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदियों के रूप में जानते हैं, जो कि वर्तमान में भी प्रवाहित होती है। और यह एक सुमेरियन सभ्यता थी। ध्यान रखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, और यह हड़प्पा के साथ इसके व्यापारिक संपर्क की पुष्टि होती है, जो वहां से प्राप्त विभिन्न हड़प्पाई साक्ष्यों से हमें पता चलता है। इसी कालखंड में चीन में वांगहो सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि चीन की वांगहो नदी के तट पर इसका विकास हम लोग देखते हैं। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव एवं उसके विस्तार की। तो इस सभ्यता का उद्भव अगर हम लोग देखें तो ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में इसका विकास होता है। अब ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि क्या है? तो यह वह कालखंड था जब मनुष्य तांबे के साथ साथ पाषाण उपकरणों या पत्थर के उपकरणों का भी प्रयोग करता था। और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में, यानी हम लोग यूं कहें कि अफगानिस्तान के पूर्वी और वर्तमान पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भाग में इस सभ्यता का विकास और इसका विस्तार मूल रूप से देखा जाता है। और हड़प्पा में सबसे पहले खोज करने के कारण इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति दिया गया, और इसकी खोज जो है 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल पर ही इसकी खोज की गई थी, जो आज के पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के केंद्र स्थल की अगर हम लोग बात करेंगे तो परिपक्व अवस्था के चरण में पंजाब और सिंध में मूल रूप से सिंधु घाटी क्षेत्र में इस सभ्यता का परिपक्व चरण हमें दिखाई पड़ता है। और इसका विस्तार अगर बात करेंगे दक्षिण से पूरब की ओर इसका विस्तार हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 क्षेत्र आप लोग ध्यान में रखेंगे कि उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, और पश्चिम में आपका बलूचिस्तान का मकरान तट से लेकर के उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक में इसका विकास हम लोग देखते हैं विभिन्न कालखंडों में। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह जो समस्त क्षेत्र है, यह समस्त क्षेत्र एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 3 एरिया आप लोग ध्यान में रखेंगे, 3-4 फैक्ट्स हैं यहाँ पे। और यहीं पे ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों की संख्या लगभग 1500 है। ये एक नया काउंटिंग है आप लोगों के लिए, इसे भी ध्यान में रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों की संख्या लगभग 1500 है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे इन 1500 स्थलों में से परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या काफी सीमित है, और उनमें से केवल 7 को ही नगरों की संज्ञा दी जाती है। अब इनमें से 2 सबसे प्रमुख नगर थे, एक था आपका हड़प्पा जो कि पंजाब में स्थित है पाकिस्तान के, और दूसरा आपका मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत में पाकिस्तान का पड़ता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों दो प्रमुख विकसित शहर थे। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है और वर्तमान पाकिस्तान में दोनों की अवस्थिति आज के दिन में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो इन दोनों के मध्य का डिस्टेंस 483 किलोमीटर दूर था और दोनों सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है और रावी जो है वह सिंधु नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार इन यह दोनों स्थल सिंधु नदी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहीं तीसरा सबसे प्रमुख शहर था चनहुदड़ो और यह पाकिस्तान के ही सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौथा सबसे प्रमुख नगर था लोथल। लोथल भारत के गुजरात में खंभात की खाड़ी के किनारे स्थित है, जो कि एक बंदरगाह शहर के रूप में भी इसे जाना जाता है। पांचवा नगर था हमारा कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह आपका उत्तरी राजस्थान में। और छठा नगर जो था यह बनवाली था, जो कि वर्तमान हिसार हरियाणा में स्थित है। सातवां नगर आपका धौलावीरा था, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सातों नगरों के नाम आपको याद रखने हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा, ये 7 नगरों के नाम आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और ये पूछा जा सकता है कि कौन से शहर कौन से परिपक्व शहर के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इन स्थलों से हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब एशिया और अफ्रीका के अन्य भागों में मूल रूप से नील, दजला, फरात और वांगो नदियों के तट पर विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ था। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों से, तो इसके प्रमुख नगर और वहां से प्राप्त होने वाले प्रमुख अवशेषों से अधिकांश प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर हड़प्पा की बात करेंगे जो सबसे प्रमुख नगर के रूप में पहला शहर था, तो इसमें दुर्ग में 6 कोठार, हड़प्पा के दुर्ग से 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पंक्तियों में इसका निर्माण किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में एक खुला फर्श है और इस पर 2 पंक्तियों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन कोठारों का उपयोग अन्न को रखने के लिए किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इनकी फर्श की दरारों में हमें गेहूं और जौ के दाने प्राप्त होते हैं, यानी कि इन जो मकानों का निर्माण किया गया था वह गोदाम, अनाज गोदाम या अन्नागारों के रूप में इसका विकास किया गया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा मैप के माध्यम से कि जो हड़प्पा शहर है वह रावी नदी के किनारे है और सिंधु नदी की यह सहायक है और सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लोथल हमारा हम लोग देख ही चुके, खंभात की खाड़ी, धौलावीरा हमारा कच्छ कारण, सिर्फ कोतड़ा धौलावीरा के दक्षिण में है, यह भी आपका कच्छ प्रायद्वीप या कच्छ के रण के दक्षिण में स्थित है। सोत्का को आपका पाकिस्तान में मकरान तट के आसपास स्थित है, बलूचिस्तान के तट पर। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे यदि, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दूसरा सबसे प्रमुख शहर है हमारा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों के टीला के रूप में जानते हैं। यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे प्रमुख अवशेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से सार्वजनिक एक स्थल प्राप्त हुआ है जिसे विशाल स्नानागार के रूप में हम लोग जानते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण जो है वह दुर्ग के टीले में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे उन्हें मूल रूप से 2 टीलों में विभाजित किया गया था। एक नगर दुर्ग था और दूसरा एक साधारण लोग के निवास करने के लिए, जनमानस के लिए एक नगर का निर्माण किया गया था, जिसे निचला नगर के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इस स्नानागार की यदि हम लोग बात करेंगे तो लंबाई चौड़ाई ध्यान रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी विशेषताओं को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये विशाल स्नानागार है या ग्रेट बात है कहाँ का, तो मोहनजोदड़ो का, ये ध्यान रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो का ग्रेट बात है। इसके चारों ओर कमरे भी यहाँ पर बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस समय स्नान करना किसी धार्मिक कृत्य के समान होगा, जैसा आज के हम लोग कुंभ भी देख चुके हैं,
या किसी पूर्णिमा या किसी अन्य दिनों पर गंगा या अन्य नदी नालों तालाबों के किनारे लोग के द्वारा स्नान और दान का कर्म किया जाता है, तो उस कालखंड में भी स्नान कोई एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में लिया जाता होगा। अब इस स्नानागार के निर्माण की बात करेंगे तो इसे ईंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रयोग के द्वारा बनाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ईंट का प्रयोग तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्रयोग इस स्नानागार के निर्माण में किया गया है। इसके दोनों ओर अगर हम लोग देखें तो उत्तर और दक्षिण दिशा में कुछ कमरे बनाए गए हैं और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है और साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ इसमें भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार, जिसमें अनाज रखा जाता था। जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा नगर में दो पंक्तियों में छह अन्नागारों का जितना हमें अवशेषों की प्राप्ति हुई है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई के क्षेत्र में यहाँ से भी हमें अन्नागार या अन्न का कोठार प्राप्त होता है। और मोहनजोदड़ो के कई आवासों में कुएं की भी प्राप्ति होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, और इनकी संख्या लगभग यहाँ 700 बताई गई है। मोहनजोदड़ो के अन्य अवशेषों की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ चांदी के फूलदान का एक ढक्कन मिला, यानी उस कालखंड में लोग चांदी का भी प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त तांबे की कुछ अन्य वस्तुएं मिली है। चांदी और तांबा का प्रयोग इस कालखंड की एक प्रमुख घटना है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे, मोहनजोदड़ो से ही एक व्यक्ति की मूर्ति को कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है, जो कि तिपतिया कला से संबंधित है। एक साधु का वेश बनाइए, पुरोहित का एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है और विभिन्न वस्तुओं के ऊपर कपड़ों की छाप भी हमें प्राप्त होती है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो डेडमैन लेन से वर्ष 1925 में 16 लोगों के अस्थि पिंजर आभूषणों सहित प्राप्त हुए। डेडमैन लेन वह स्थल है मोहनजोदड़ो का जहां से एक साथ ही 16 लोगों के अस्थि पंजर या कंकालों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे डेडमैन लेन के रूप में भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है डेडमैन लेन किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। जब 47 में मार्टिमर व्हीलर ने इसका संबंध ये लगाया कि हो सकता है कि ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा जब आक्रमण किया गया होगा तो इन लोगों का नरसंहार आर्यों के द्वारा किया गया होगा। और 1960 की जब बात करेंगे तो जॉर्ज डेल्स ने इस कथन पर प्रश्न उठाया था कि यह कैसे हो सकता है जब यह सभ्यता आर्यों के आगमन के पूर्व ही नष्ट हो चुकी थी। दूसरा सबसे प्रमुख स्थल है हमारा धौलावीरा, और धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र में खादिर बेट के किनारे यह नगर बसा हुआ था। खादिर बेट याद रखेगा, यह द्वीप है, गुजराती में द्वीप को बेट की भी संज्ञा दी जाती है। और धौलावीरा की बात करेंगे तो यहाँ पर साफ पानी मिलता था और यहाँ की जमीन अत्यधिक उपजाऊ थी। धौलावीरा यह 3 नगरों में विभाजित था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिसमें अंदर प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में बांटा गया था, तो वह था आपका धौलावीरा। और धौलावीरा की बात करेंगे तो यहीं से एक खुला मैदान या स्टेडियम की भी हमें प्राप्ति होती है, जो संभवतः उस कालखंड में इस स्थल पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित रहे होंगे। यहीं से प्राप्त हम लोग देखते हैं एक अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर जो है वह पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, और इन अभिलेखों को यदि हम लोग देखें तो संभवतः लकड़ी में इन्हें जड़ा गया होगा। और यह एक महत्वपूर्ण अवशेष है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे तो हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही जनरली प्राप्त होते हैं, लेकिन धौलावीरा से पत्थर के ऊपर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रमुख नगर है हमारा लोथल, जो कि गुजरात भारत में खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साबरमती नदी की एक सहायक नदी है भोगवा,
भोगवा नदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे अवशेषों की, तो लोथल से पत्थर, शंख और धातुओं से निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का यहाँ से प्राप्ति हुई, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह जो स्थल था एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में जाना जाता होगा। इसके अतिरिक्त बंदरगाह शहर होने के कारण लोथल आपका एक महत्वपूर्ण भंडार गृह की भी भूमिका निभाता होगा। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो लोथल के भंडार गृह से विभिन्न मोहरे और मुद्रांकन या मुहर बंदी मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। लोथल से अग्नि कुंड का साक्ष्य भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। अग्नि कुंड का साक्ष्य हमें लोथल से भी प्राप्त होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वहीं लोथल में एक इमारत हमें मिली है जहां पर मनके बनाने का कारखाना बनाया गया था, और यहाँ पर पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनकों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो मनके बनाने का कारखाना लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल के लोग की बात करेंगे तो ये लोग 1800 बीसी में धान उगाते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 1800 बीसी में धान उगाने लगे थे, तो वो था आपका लोथल। यहाँ ध्यान रखिएगा, लोथल का साक्ष्य न केवल चावल का साक्ष्य न केवल लोथल से प्राप्त होता है, अपितु आपका रंगपुर से भी चावल के साक्ष्य या चावल की भूसी के साक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है काली बंगा, जिसे काले रंग की चूड़ियों के रूप में हमें जानते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ईंटों से निर्मित चबूतरा, लकड़ी के पाइप तथा अनेक घरों में कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी सार्वजनिक कुएं तो एग्जिस्ट कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर निजी कुएं भी उपलब्ध थे जो कि घरों में निवास करने वाले व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में लाए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण है लकड़ी का पाइप, ये ध्यान रखिएगा। लकड़ी का पाइप अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से जो जल निकासी प्रणाली है उसका विकास या इसके माध्यम से जल निकासी का कार्य किया जाता होगा। कालीबंगा नगर की बात करेंगे तो नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुजाकार है, और ये अपने आप में एक अनोखा पैटर्न है। बाकी सभी नगरों की बात करेंगे तो अन्य नगर वर्गाकार या आयताकार रूप में हमें दिखाई देते हैं। और कालीबंगा की फर्श की बात करेंगे तो यहाँ की फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है, और वहीं एकमात्र स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जहां से अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता है। वहीं कालीबंगा की बात करेंगे तो वहां से शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, और यहाँ से बच्चे की एक खोपड़ी हमें प्राप्त हुई है जिसमें 6 छेद हैं। इस छेद के माध्यम से जल कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वह आपका कालीबंगा है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे हम लोग तो कालीबंगा से प्राप्त एक कंकाल के बाएं घुटने पर किसी धारदार कुल्हाड़ी से काटने का निशान है, और लोथल के अतिरिक्त कालीबंगा से भी अग्नि कुंड के साक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगला प्रमुख स्थल है चनहुदड़ो, और चनहुदड़ो की बात करेंगे तो यह प्राक हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां से हमें झूकर और झांगर संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। यद्यपि अगर हम लोग देखें तो अधिकांश हड़प्पा शहरों को या सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को दुर्गों से घेरा गया था, लेकिन चनहुदड़ो से हमें दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुर्ग या किलेबंदी का साक्ष्य हमें चनहुदड़ो से प्राप्त नहीं होता है। चनहुदड़ो का निर्माण एकमात्र किले पर हुआ है जो दुर्गीकृत या किलेबंद नहीं है, और यह एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से हमें वक्राकार ईंटों की प्राप्ति होती है, और यहीं से टेराकोटा निर्मित बैलगाड़ी और कांसे का खिलौना गाड़ी प्राप्त हुआ। चनहुदड़ो के अवशेष आप लोग ध्यान में रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट अवशेष हैं ये सब, और ये सब हमेशा पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स में। अब बात करेंगे बनावली की, तो बनावली की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में है, और यहाँ से अच्छे किस्म के जौ के साथ साथ तांबे का बानाग्र, बानाग्र आपका बान का अगला हिस्सा जो कि तिकोना रूप में इस प्रकार से बनाया जाता है, इसे हम लोग बानाग्र के रूप में जानते हैं। पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर एवं मिट्टी के बने मकानों के साक्ष्यों की जो प्राप्ति है वह बनावली से होती है। वहीं बनावली की बात करेंगे तो यहाँ से जल निकासी
के साक्ष्यों का हमें अभाव दिखाई देता है। जल निकासी की पद्धति का यहाँ विकास नहीं हुआ था और नगर योजना का जो विकास था वह शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर दुर्ग और निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि बनावली से एक वॉश बेसिन की भी प्राप्ति या धावन पात्र या धोवन पात्र की भी प्राप्ति होती है। और एक अन्य मकान से सोने, लाजवर्द, कार्नेलियन के मनके और छोटे बटखरे की प्राप्ति होती है। वॉश बेसिन आप लोग ध्यान रखेगा, बनावली से वॉश बेसिन की प्राप्ति होती है जिसमें हम लोग खाना खाने के बाद हाथ मुंह वगैरह धोया करते हैं। रोपड़ की बात करेंगे, रोपड़ आपका पंजाब में है और रोपड़ से तांबे के कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। और यहाँ के एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अगर हम लोग नवपाषाणिक सभ्यता के स्थलों की बात करेंगे तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, वहां पर एक कब्र से हमें एक आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। वहीं रोपड़ से अन्य अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, चट और फलक आदि प्राप्त होते हैं। बालाकोट की बात करेंगे, बालाकोट आपका पाकिस्तान में है। यहाँ से भवन निर्माण के लिए मुख्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था और यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग था सीप उद्योग। ध्यान रखिएगा, कच्ची ईंटों का प्रयोग बालाकोट में हमें दिखाई देता है। सीप उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग था और यहाँ सीप की बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े हमें काफी मात्रा में प्राप्त होते हैं। वहीं बात करेंगे कोटदीजी की, तो कोटदीजी से पत्थर के नींव पर आधारित एक मकान का साक्ष्य मिला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पत्थर के नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य कोटदीजी से प्राप्त हुआ है। और पत्ती के आकार का बानाग्र, कांसे से बनी हुई मोटी चूड़ी का टुकड़ा, चाक पर निर्मित मृद भांड जिस पर 6 दलीय पुष्प, झुमका, हृदय, छत्ते जैसी आकृतियां आदि हमें प्राप्त होती है। अब बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों और उनके कहां पर वह एग्जिस्ट करते हैं, किस नदी के किनारे किसने उत्खनन किया है, प्रमुख अवशेषों की प्राप्ति वहां से क्या होती है। यद्यपि हम लोग पूर्व में ही अवशेषों को देख चुके हैं, इसलिए केवल उन्हीं अवशेषों को देखेंगे जो या तो पूर्व में हम लोग नहीं देखे हैं या एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, मोंटगोमरी पाकिस्तान में, ये ध्यान रखिएगा। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन करने वाले पहले व्यक्ति थे। वहीं अगर बात करेंगे तो यहाँ से 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। 16 भट्टियां, श्रमिकों के निवास, धोती पहने हुए एक मूर्ति, इसके अतिरिक्त 837 कब्रिस्तान, शंख का बना बैल, कांसे का बना एक इक्का और दर्पण आदि की प्राप्ति यहां से हुई है। साथ ही साथ मंजूसा एवं बर्तन पर मछुआरे का चित्र भी यहां से प्राप्त होता है। यह हड़प्पा से इतने अवशेषों की प्राप्ति होती जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और यह आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई है। यहाँ से अगर हम लोग मूल रूप से देखें तो कांसे की एक नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं हम लोग सूती कपड़ा, शतरंज की गोटियां, दाढ़ी वाला साधु और जिसका हाथ, अगर हम लोग बात करें हाथी का कपाल खंड, ये ध्यान रखिएगा, हाथी का कपाल खंड की प्राप्ति भी मोहनजोदड़ो से होती है। वहीं पशुपति के अंकन की जो मुहर है वह भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से ही मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। मैं बार बार सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की नाम ले रहा हूं, लेकिन ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए प्रमुख अवशेष है, चाहे कांसे की नग्न नर्तकी हो, सूती कपड़ा हो, शतरंज की गोटियां हो, दाढ़ी वाला साधु हो, हाथी का कपाल या कपाल खंड या हमारा हाथी का सिर या पशुपति के अंकन की मुहर, ये सभी अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सूतकांगेडोर की बात करेंगे तो यह आपका पाकिस्तान में बलूचिस्तान तट पर दाश नदी के किनारे है और ऑरेल स्टाइन्स और जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी या इसका उत्खनन करवाया गया था। यह ध्यान रखिएगा, यह एक तटीय व्यापारी की चौकी थी। यहाँ से राख से भरा हुआ बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी से बनी चूड़ियां हमें प्राप्त होती है। आमरी जो कि एक महत्वपूर्ण केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का,
यह सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। एमजी मजूमदार और जॉर्ज डेल्स के द्वारा अलग अलग कालखंडों में इसका उत्खनन किया गया था और यह पहला स्थल था जहां पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह परिवर्तन के चरणों की पहचान हुई एवं यहाँ से 12 सिंघा का नमूना हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा पहला स्थल कौन सा था जहां से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह तथा परिवर्तन के चरणों की पहचान हुई है। यह आपका आमरी से हुआ है। वहीं चनहुदड़ो की बात करेंगे, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह एनजी मजूमदार के द्वारा इसका सर्वप्रथम उत्खनन करवाया गया था और यह एक महत्वपूर्ण मुहर उत्पादन केंद्र था, एक औद्योगिक शहर था। यहाँ से हमें कांसे की खिलौना गाड़ी प्राप्त होती है, दवात की प्राप्ति होती है जिसमें डुबा करके कलम डुबा करके लिखा जाता होगा। यहाँ से दुर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। लिपस्टिक का साक्ष्य मिला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिपस्टिक या लाली का साक्ष्य हमें चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा एक अन्य प्रमुख नगर था। यह घग्गर नदी भारत राजस्थान में एग्जिस्ट करती है। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी पहले खुदाई की गई थी और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कालीबंगा से हल द्वारा जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ बेलनाकार मुहर की भी प्राप्ति होती है। यह बेलनाकार मुहर की जब हम लोग बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार के मुहरों का प्रचलन नहीं था, बल्कि समकालीन मेसोपोटामिया के सभ्यता में बेलनाकार मुहरों का प्रचलन हम लोग देखते हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इस सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध था, इसीलिए वहां की मुहर यहाँ से हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ पक्की मिट्टी का एक हल की प्राप्ति होती है। हल की प्राप्ति हो रही है यानी यहाँ के लोग कृषि कार्य भी करते थे। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देख चुके हैं अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियां, कच्ची एवं अलंकृत ईंटें, अर्ध काले रंग की चूड़ियों आदि की प्राप्ति कालीबंगा से होती है। कोटदीजी की बात करेंगे तो यह सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। फजल अहमद के द्वारा उत्खनन इसका करवाया गया था। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पत्ती के आकार का बानागर के साथ गर्तावास मिला है, अंडरग्राउंड कमरे यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ गहनों का जखीरा और चाक पर बनाए गए मृत भांड या मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों की प्राप्ति यहाँ से होती है। देशलपुर की बात करेंगे तो देशलपुर आपका भादर या मादर नदी के किनारे है, जो कि भारत के गुजरात के कच्छ जिले में है। अमलानंद घोष और एसआर राव के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से हमें तांबा की मुहर, सेलखड़ी मुहर, भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन की प्राप्ति होती है। रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पे है और यह भारत के पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी। यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी के साथ साथ शंख की चूड़ियां, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से ही प्राप्त हुआ है। रंगपुर आपका गुजरात में ही मादर नदी के तट पर है। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से धान की भूसी के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि लोथल के साथ साथ रंगपुर से भी चावल के अवशेषों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ घोड़े की मृण मूर्ति की भी प्राप्ति रंगपुर से हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष बहुत ही बिरले ही प्राप्त होते हैं। कुछ एक स्थलों से ही घोड़े के अवशेषों की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पे घोड़े की मृण मूर्ति रंगपुर से प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों का दुर्ग यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोटड़ा की बात करेंगे तो यह भारत के गुजरात के कच्छ जिले में है। जेपी जोशी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। यहाँ पर से हमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोथल की बात करेंगे, बंदरगाह शहर था। यह भोगवा नदी वर्तमान अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से सोने के मनके के साथ साथ एक गोदीवाड़ा बंदरगाह और युग्म समाधान के साथ साथ धान की कृषि के भी साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। आलमगीरपुर हमारा अगला महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि हिंडन नदी उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद में यह आलमगीरपुर एग्जिस्ट करता है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े, गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनित स्थल इसे माना जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत गंगा दोआब में सबसे पहला उत्खनन किया जाने वाला शहर कौन सा है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है।
धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ में एग्जिस्ट करता है। बीबी लाल और आर.एस. बिष्ट सर के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। यह एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है, ये ध्यान रखिएगा। 3 भागों में विभाजित एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि धौलावीरा के रूप में जाना जाता था। और नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख जो है यहीं से हमें प्राप्त होता है। यहाँ से खेल के मैदान के साथ साथ पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति की भी प्राप्ति होती है। राखीगढ़ी की बात करेंगे तो यह हरियाणा में घग्गर नदी किनारे है। यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा के साथ साथ परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ये आपका राखीगढ़ी है। ये ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वह आपका राखीगढ़ी है। मिताथल की बात करेंगे तो मिताथल आपका हरियाणा में है। सूरजभान के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है अवशेष के रूप में। और यहाँ के अवशेषों से हमें अनुमान लगाया है हम लोगों ने कि यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के तीनों स्तर यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बनावली। बनावली सरस्वती नदी के किनारे हिसार हरियाणा में आर.एस. बिष्ट सर के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। यहाँ से सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का यहाँ पर अभाव देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर से स्वर्ण पट की प्राप्ति होती है। मिट्टी के मनके तथा हल का प्रतिरूप यहाँ से प्राप्त हुआ है। वहीं वास्तविक हल के कुछ टूटे हुए टुकड़े, वास्तविक हल जिससे कृषि की जाती थी उसे कुछ टूटे हुए टुकड़े, प्रतिरक्षा दीवार के बाहर एक गहरी और चौड़ी खाई और मिट्टी के बने चक्के के प्रतिरूप और सोना लगी हुई परखने की कसौटी की प्राप्ति कहां से हुई है, तो बनावली से हुई है। ध्यान रखिएगा कि जो दुर्ग या किलेबंद दीवार थी उसके पीछे में खाई का निर्माण किया गया था ताकि किसी प्रकार के आक्रमणकारी को शहर में प्रवेश करने से रोका जा सके। बालाकोट की बात करेंगे तो यह अरब सागर के तट पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। आर.एस. बिष्ट सर के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया और यहाँ से भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा सीप की चूड़ियों के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर है, हरियाणा कुरुक्षेत्र में यह स्थल स्थित है। जीपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से सफेद, काली और आसमानी रंग की चूड़ियों के साथ साथ तांबे की चूड़ियों के अवशेषों की प्राप्ति होती है। अलादीनों की बात करेंगे तो यह आपका पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। और फेयर सर्विस के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से पत्थर की विशाल दीवार की नींव और गहनों का जखीरा की प्राप्ति हमें हुई है। तो इस सेशन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, उसके विभिन्न चरण और उनके विभिन्न स्थलों से प्राप्त अवशेष क्या क्या है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसी का अगला सेशन के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य रूपों के साथ साथ उसकी प्रमुख विशेषताओं को भी देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।